whatever you feel connected with. Okay, dear students, today we are going to start a new chapter from class 9, new chapter that is force and laws of motion from your physics section. Okay, so ठीक है, शुरू करते हैं without wasting any time. So in lower classes we have studied about force. Okay, in that time we read force as a push or pull. Okay, force, what we have learned that force is either it is a push, either it is in the form of push or pull. Okay, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कि ये टेबल का ऊपर है, ठीक है। इसी को मैं अगर पुश करता हूं या पुल करता हूं, इधर मैं उसको धकेलता हूं या खींचता हूं अपने तरफ, दैट मींस आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग A is the position of this brick piece. Okay, for example, A is the position of this brick piece, and I want to move this brick piece to a position B here. So in order to move this brick from position A to B, I need to apply some force. Okay, so if I apply some force on this object or on the brick, their motion will come into effect on this brick. Okay, इसमें क्या हो जाएगा, मोशन आ जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और ये A से B पोजीशन में जाएगा. ठीक है, if I apply some force of any magnitude on this brick, so this brick will move to position B. Okay, so here I am pushing. This force is in the form of push. I am pushing this brick from position A to B. Got my point? Okay. Another thing it may, so for example, this is the table and here the brick is. So brick is in the position B. I want to bring it back to position A. So what I can do? I am here. Okay, I am here. I want to bring this brick piece from position B to A. So in order to bring this brick to position A, I am going to pull it. मैं क्या करूंगा, उसको अपने तरफ खींचूंगा, क्योंकि मैं ये अपने तरफ खींच के अपने पास ला रहा हूं. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इधर लाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको खींचूंगा. सो ये ब्रिक यहाँ पे आ जाएगा. सो मेरा फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, मेरे तरफ. मैं खींच रहा हूं. यहाँ पे क्या था, फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मेरे तरफ, क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूं. सो इन लोअर क्लासेस हम लोग ने फोर्स को क्या से डिस्क्राइब किया था, जो कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल का फॉर्म में होता है. लेकिन अभी हम लोग थोड़ा क्या हो गया, एडवांस क्लास में आ गया, क्लास 9 में. सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द फोर्स इन एन इलेबोरेट फॉर्म. हम लोग थोड़ा उसको मतलब अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छा से उसका डेफिनेशन लिखेंगे, ताकि उसका मतलब हर एंगल से उसका जस्टिफाई हो. ठीक है बच्चों, अभी समझना मैंने क्या लिखा. फोर्स, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल दैट चेंजेस और maintains to change the state of motion or dimension of the body. So यहाँ पे ये डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आएगा कि फोर्स कोई एक एक्सटर्नल एफर्ट है, कि बाहर से, मतलब मान लो कि मैं ये एक ऑब्जेक्ट है या फुटबॉल है, कुछ भी समझ लेते हैं कि ये एक फुटबॉल है. ठीक है, सो अभी मान लेते हैं कि ये बॉल क्या है, ये फुटबॉल क्या है, रेस्ट में है. क्या पोजीशन में है, रेस्ट में है. सो मैं कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहा हूं, ताकि इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए. समझ में आ रहा है बच्चों, इसका पोजीशन था क्या, मान लेते हैं दिस बॉल का पोजीशन क्या था, ए पोजीशन. इसका क्या, ये कुछ एफर्ट लगाने के बाद इसका पोजीशन चेंज हो जाए. नहीं तो क्या, ये पोजीशन चेंज होने के लिए
टेंड्स टू चेंज, मतलब पोजीशन चेंज होने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कुछ मतलब चाह रहा है कि अपना पोजीशन चेंज हो जाए, इतना मतलब एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट क्या है हम जो लगाते हैं इसको ही क्या कहते हैं फोर्स। ठीक है, आइदर क्या बोलते हैं पुल दैट चेंजेस और मे टेंड्स टू चेंज। ठीक है, मान लो कि ये चीज बॉल नहीं है, किसी और एक ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुश कर रहा हूं लेकिन वो अपने जगह से हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन में है वो पोजीशन में रह गया, मैं इसको क्या कर रहा हूं पुश कर रहा हूं, ये अपना जगह से हिल नहीं रहा है, जगह से मूव नहीं हो रहा है, मैं मूव कर नहीं पा रहा हूं, बट आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, आई एम अप्लाइंग सम एफर्ट, बट माय एफर्ट इज नॉट एनफ टू मूव दिस object, whatever it is, that means my force is not enough to move that object from one position to another position, but I am applying force here. Okay, so that is tends to change. Okay, so another thing, state of motion or dimension of the body. डायमेंशन मतलब मान लो कि ये अभी मान लेते हैं कि ये एक बैलून है, ठीक है, इस बैलून को मैं अगर पुश करता हूं, ठीक है, तो उसका कुछ डायमेंशन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, ये बैलून है, मैं इसको मतलब पुश कर रहा हूं, ये मैं एक उंगली से इसको पुश कर रहा हूं, ये बैलून तो कम से कम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम अप्लाइंग सम फोर्स एंड ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज ए चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, या मैं क्या कर रहा हूं, और ऐसा भी समझ सकते हैं, पहले मेरा बैलून ये था, मान लो कि ये था, ठीक है, ये मेरा बैलून है, ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, मैं और हवा भर दिया, आई एम सप्लाइंग सम मोर एयर इनसाइड दिस बैलून, सो बैलून क्या हो जाएगा, सो ये सप्लाई बैलून में अपना इसमें मतलब हवा डालने के लिए आई एम अप्लाइंग सम प्रेशर। ओके, due to this pressure on the wall of this balloon, the balloon क्या होगा, expand हो जाएगा, बैलून का वॉल क्या हो जाएगा, expand हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, सो इसमें क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, चेंज होता है, फोर्स की वजह से कभी क्या होगा, डायमेंशन चेंज हो सकता। ठीक है, सो मान लेते दूसरा, ये डायमेंशन का समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ब्रिक है, नाम क्या दे देते हैं, मान लो इसका नाम राणा दे देते थे, अरे नहीं, राणा ब्रिक। ठीक है, कुछ तो नाम रहता है तो इसका नाम दे दिया राणा ब्रिक। सो ठीक है, अभी मान लो कि मैं एक क्या किया, हैमर लिया। ठीक है, मैं एक हैमर लिया, ठीक है, ये एक हैमर लिया और उसको अच्छा से एक मतलब कर दिया, मतलब उसमें ये हैमर से मैं उसको बीट किया, तो क्या होगा, मे बी ये ब्रिक 2 पीस में टूट जाएगा। ठीक है, 2 पीस में, 3 पीस में, जो भी हो। सो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, डायमेंशन स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो गया ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड हियर बाय हैमर। ओके, सो बच्चों अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोग को, फोर्स क्या है, फोर्स कुछ एक्सटर्नल एफर्ट है, जो एफर्ट में डाल रहा हूं वो क्या है, फोर्स के कुछ में एफर्ट डाल रहा हूं, जो कि क्या हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, पुश, आइदर इसमें क्या हो सकता है, पुश के फॉर्म में या पुल के फॉर्म में। ओके, दैट चेंजेस, ये पुश और पुल के वजह से क्या हो सकता है, इसमें चेंज आ सकता है, वो जो ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसमें क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, और या चेंज आने की मतलब कोशिश कर रहा होगा, या उसमें क्या होगा, उसका मतलब उसका जो मोशन है उस मोशन में आइदर अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट से क्या होगा, मोशन में जाएगा, और मोशन में है तो हो सकता है रेस्ट में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है दूसरा चीज, इसके या डायमेंशन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ सकता है, जैसा कि हम लोग ने बहुत सारा एग्जांपल लेके ये सब समझा दिया मैंने आप लोग को। ठीक है, अभी ये चीज समझ लो बच्चों, ऐसा लिखना होगा आप लोग को, जस्ट पुल और पुश लिखने से आपको मतलब ये जस्टिफाई नहीं होता है आपके क्लास के लिए। सो एक चीज देखते हैं, फोर्स को हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, फोर्स हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। सो दैट मींस मास को हम लोग अगर m से डिनोट करें,
एक्सीलरेशन को ए से डिनोट हुए, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू एम ए। ओके, ये क्यों लिखा, मैं एसआई यूनिट निकालने जा रहा हूं इसलिए मैं ये लिखा। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स अगर मतलब कोई पूछे तो एसआई यूनिट का फोर्स क्या होता है, ठीक है। एसआई यूनिट का फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसी फॉर्मूला से, वी नो फोर्स इक्वल टू व्हाट, एम ए, ठीक है। फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एम ए। सो ये जो एम मतलब मास है, मास का एसआई यूनिट क्या है, मास का एसआई यूनिट व्हाट, मास का एसआई यूनिट है केजी, मास का एसआई यूनिट हम लोग लिख लिया केजी। अभी एक्सीलरेशन का यूनिट हम लोग पहले से जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है, एक्सीलरेशन का। सो ऑल टू टेल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अगर बाई चांस आपको ये एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मैंने डायरेक्टली लिख लिया, क्योंकि आप पहले से ये सब जानते हो, अगर किसी को नहीं आता होगा तो देख लो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। ओके, सो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी हम लोग स्पीड या इसके साथ रिलेट करते हैं। सो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज मीटर बाय टाइम, टाइम। ओके, सो नीचे और एक टाइम है, ठीक है। सो टाइम को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, एम, इसका एम, टाइम का क्या लिख सकते हैं, एस, और इस टाइम का क्या लिख सकते हैं, एस। सो अल्टीमेटली क्या होगा आपका था, क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 ऐसे, ठीक है। सो क्या हो गया अल्टीमेटली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया बच्चों। सी देखो एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आप लोग सब जानते हो, एक्सीलरेशन क्या है आप लोग जानते हो, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितना टाइम में हम कवर कर रहे हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस का मीटर, और टाइम का क्या लिख दिया मैंने, टाइम, ओके, टाइम। सो टाइम का क्या है, ये देखो इस टाइम का हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। सो और नीचे का टाइम का ऐसा यूनिट है क्या, सेकेंड। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, अच्छा से देखो बच्चों, ये मीटर पर सेकेंड है और इसका नीचे क्या है, 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे क्या है, एस है। सो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ गया। सो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया। सो ऐसा यूनिट अगर किसी ने पूछा या किसी ने ऐसा भी अगर फाइंड द ऐसा यूनिट और डिस्क्राइब द ऐसा यूनिट और डिराइव द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। Okay, so we know that force equal to mass into acceleration, mass, so mass का ऐसा यूनिट है kg, acceleration का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so that is force equal to kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। so इसको, इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग और एक चीज से जानते हैं, इसको क्या है, न्यूटन, so that is n। okay, समझ में आया बच्चों, एकदम इजी है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आप जानते हो, दैट मींस मास का केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑल टू दैट हो गया क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन, एंड न्यूटन इज डिनोटेड एज एन। ओके, सो अभी बात हुआ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग ने निकाल लिया, लेकिन और एक सिस्टम है एसआई सिस्टम, सो के सीजीएस सिस्टम बता देता हूं आपको, न्यूमेरिकल में कभी भी काम आ सकता है। सो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। आपको याद रखना, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या है, डाइन है। सो अभी बात है कि कभी कभी आपको क्या होगा, डाइन से न्यूटन में लेके जाना पड़ेगा, न्यूटन से डाइन में कन्वर्शन करना पड़ेगा, ये सब वगैरह वगैरह। सो आपको ये चीज याद रखना होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ओके,
So 1 Newton equal to 10 to the power 5 times. This conversion you have to remember, or you have to keep in your mind for numerical purpose. Okay. So what I am saying, CGS unit of force is dyne, and 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. Like this, you can convert one unit into another form, and you can solve your numericals. Okay. So now let us move to next thing. Now question arises whether force is a vector quantity or scalar quantity. Whether force is a स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा सही है बच्चों? ऑफ कोर्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दैट मींस ये फोर्स का क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? फोर्स में क्या हो जाएगा? क्वांटिटी. ओके, फोर्स में क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या है? दैट मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स का क्या है? डायरेक्शन भी है कि नहीं? थोड़ा सोच के देखो, है कि नहीं? फोर्स का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? फोर्स का डायरेक्शन भी है कि नहीं? मान लो बच्चों, मैं आपको क्या, ये मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा फ्रेंड, और एक मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं गिराना चाहता हूं, या कुछ अचानक उसको धक्का देना चाहता हूं. मैंने उसको अचानक क्या किया? धक्का दिया. दैट मींस वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. मैं इसको गिराना चाहता हूं. सो सम अमाउंट ऑफ फोर्स आई हैव टू डिलीवर ऑन माय फ्रेंड, ताकि वो क्या हो जाए? गिर जाए. ठीक है. सो मान लो कि मैं अपना हैंड से क्या किया? उसको धक्का देने में 1 न्यूटन फोर्स उसमें अप्लाई किया. ठीक है. 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की वजह से मेरा फ्रेंड, मैं पीछे से उसको धक्का दे रहा हूं, तो मेरा फ्रेंड ऑब्वियसली ये सामने की तरफ से ऐसा गिर जाएगा. ठीक है कि नहीं? ऑब्वियसली. सो ये फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड तो मैं मिल गया. मैग्नीट्यूड क्या है? 1 न्यूटन. अभी क्या ये डायरेक्शन, ये फोर्स का क्या डायरेक्शन भी है? ऑफ कोर्स है. मैं किस तरफ डायरेक्शन लगा रहा हूं? इस तरफ. ये फोर्स का डायरेक्शन भी है. ठीक है. मैं इसको क्या कर रहा हूं? आई एम इन द फॉर्म ऑफ पुश, उसको अप्लाई कर रहा हूं. मैं इस तरफ से डायरेक्शन लगा रहा हूं. ठीक है. मान लो कि उसको मैं अपने तरफ खींचना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये 1 न्यूटन उसको क्या लगाऊं? इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा. ठीक है. सो ये फोर्स क्या है? अच्छा से समझ लो बच्चों, ये फोर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और ऐसा भी समझ सकते हो, इससे यहां से भी समझ सकते हो. ठीक है. सो mass have only what? Magnitude, but acceleration is a vector quantity, so altogether it is a vector quantity. यहां से भी आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो. नहीं तो मैं जैसे बताया ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो. ठीक है. ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम. It is the product of mass and velocity of a body. So momentum is denoted by P, and momentum product of mass. So m denotes mass and velocity v denotes velocity. अच्छा से समझ लो, मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मान लो कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई किया, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स देयर विल बी सम मोमेंटम ऑन दैट बॉडी, एंड दैट मोमेंटम इज व्हाट? दैट मोमेंटम, मान लो कि आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, एंड ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा? इस बॉडी में इस बॉडी के ऊपर क्या होगा? मोमेंटम अराइज होगा. ठीक है. एंड दिस मोमेंटम, हाउ यू कैन कैलकुलेट द momentum of that body? So you can calculate the momentum of that body by this formula. So what is momentum? We have to know. So due to the application of force, momentum arises, and that momentum will be equal to the product of the mass and velocity. Product of the mass of the object and the velocity of that body or object. Got my point? मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास है, इसका मास कितना है? मान लेते हैं इसका मास है m, और इसका ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट
there will be motion will come, and due to that motion there will be some certain sort of velocity. So मान लेते हैं कि इसका velocity क्या हो velocity कितना है v. So what will one second, what will be the momentum will be the product of this mass, that means mass of the body m, and the velocity arises due to that application of force, that is v. So mass into velocity. Okay, now question arises whether momentum is a vector quantity or scalar quantity. Can you tell me? Obviously momentum, what I can say, momentum is a scalar quantity. No way. So momentum is a vector quantity. So that means when I am saying momentum is a vector quantity, that means momentum will have what? Magnitude as well as direction. So magnitude, okay, so see here, magnitude. So that means it have mass, it have velocity. Velocity is a vector quantity. Altogether it will be a vector quantity. Okay, so momentum is a vector quantity since velocity is a vector quantity. अभी और एक चीज समझ सकते हैं यहां से. सोच लो किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है. ये बड़ा सा एक पत्थर है या कुछ चीज है, मान लो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगाया कितना 5 न्यूटन. मान लो 5 न्यूटन में फोर्स इसमें अप्लाई कर रहा हूं, इसको ऐसा पुश कर रहा हूं. मेरा बात अच्छे से समझना बच्चों. मैं 5 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक का ऊपर या कुछ ये ऑब्जेक्ट का ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, ठीक है. एंड ड्यू टू दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है अपने जगह से. मैं फोर्स अप्लाई किया, मैं धक्का दे रहा हूं उसको, फिर भी ये अपने जगह से हिल भी नहीं रहा है. सो बट आई एम अप्लाइंग सम फोर्स. So will there be any momentum on that body? Can you tell me, will there be any momentum? What my condition? I am applying force in 5 Newton till क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या है, there is no movement. ये क्या पोजीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में है. So क्या इसमें मोमेंटम आएगा, क्या इसमें मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कितना होगा. So see, मैं निकालता हूं आप लोग को बच्चों. मोमेंटम इक्वल टू यू नो क्या, मास इनटू वेलोसिटी. मास हमने कुछ मास हम कुछ समझ लेते हैं, इसका मास कुछ भी हो 200 kg मान लेते हैं, बट देयर इज नो वेलोसिटी. वेलोसिटी इज 0, that means altogether it is 0, so momentum will be 0. So if velocity is 0, momentum will be 0. और हम ये भी बता सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी अगर क्या है, ये बॉडी रेस्ट में है, तो ये क्या कह सकते हैं, बॉडी में मोमेंटम कितना है, 0 है. इसका मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा. बिकॉज क्या है, वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. दैट मींस व्हाट, इफ क्या लिख सकते हैं, इफ वेलोसिटी इक्वल टू 0, p इक्वल टू व्हाट, p इक्वल टू 0. वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0. वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा. वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम. समझ में आया बच्चों? ठीक है, क्योंकि मास तो उसका सेम ही रहेगा. चेंज क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. ओके, ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज what after momentum, our next topic is inertia. Okay, so inertia बोलने से आपको क्या समझ में आता है, inertia क्या है. छोड़ो, बोर्ड में देखना अभी बंद करो, मेरे तरफ देखो. inertia क्या है, आप पहले ये समझो. inertia मतलब मान लो ये मतलब एक बॉल है, ठीक है. आप इधर समझो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ऐसे भी ये बॉल है, फुटबॉल, ठीक है. ये बॉल अपने आप से इसका जगह चेंज करेगा क्या,
अपने आप से, कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं है, कोई किसी ने आके उसको किक नहीं मारा, किसी ने उसको थ्रो करके नहीं फेंका, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, पुल नहीं किया, पुश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो ये अपने आप से अपना जगह चेंज करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, ठीक है। जो पोजीशन में है वो पोजीशन में ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। सो आप साल 1 महीना रह सकता है, 1 घंटा रह सकता है, 2 घंटा रह सकता है, सालों रह सकता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं होता है, अगर कोई एक्सटर्नल एफर्ट इसमें दिया नहीं जाता है, ठीक है। सो मेरा बच्चा ये समझो, अगर किसी भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा। मान लो कि ये पेन में इधर रख दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं रख के चला गया, कोई फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। 5 दिन के बाद वहीं पे रहेगा, 10 दिन के बाद यहीं पे रहेगा, कुछ नहीं होगा, यहीं पे है, यहीं पे ही रह जाएगा। मान लो कि मैं चला गया, किसी ने आके उसको क्या किया, पुश किया, तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, या पुल किया उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, या कुछ मतलब कुछ कोई सा भी मतलब हवा आया, सो हवा आके उसको हिला सकता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले सकता है। लेकिन अपने आप से हो रहा है क्या ये चीज? अपने आप से ये कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई चीज, मान लो कि आप अपना बुक क्या 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 टेबल का ऊपर रख के चला गया, 5 दिन 10 दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, 5 दिन 10 दिन घूम रहे हो, आपका बुक जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इनर्शिया, कोई भी चीज अगर, इनर्शिया क्या बताता है? इनर्शिया यही बताता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह जाएगा, कोई भी चीज अगर मोशन पे है तो वो मोशन में रह जाएगा, मोशन में ही रह जाएगा, अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और एक चीज है दूसरा, एक चीज, मान लो कि ये मोशन में है, ऐसा मोशन में है, ये मोशन में है, मैं अगर उसको पुश या पुल करके अगर इसको मतलब स्टॉप नहीं करता हूं तो ये जो मोशन में था वो मोशन में ही रह जाएगा, ठीक है। मान लो कि आप क्रिकेट बॉल को बैट से मारा, ठीक है, बैट्समैन ने बैट से मारा, बॉल को अगर दूसरा तरफ से ऑपोजिट से उसको कोई नहीं रोकता है, कोई सा भी फोर्स, आइदर फ्रिक्शनल फोर्स और व्हाटएवर फोर्स, उसको अगर नहीं रुकता है, ठीक है, तो ये बॉल स्टॉप ही नहीं होगा, चलते बनेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा अगर कोई एक्सटर्नल एफर्ट उसमें नहीं लगाता है, ठीक है। सो बच्चों, मैंने क्या लिखा? इनर्शिया समझने के लिए डेफिनेशन में, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल नॉट कम अंडर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, एक जगह पे स्थिर है, तो उसको क्या होगा? वो मोशन में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई सा भी हो एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगना पड़ेगा उसका मोशन में आने के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इट विल बी इन मोशन, ये मोशन में ही रह जाएगा, चलते ही रहते रहेगा, ठीक है, अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लगता, ठीक है। मान लो कैसे दिखाए, ये फोर्स इधर से जा रहा है, मान लो मैं उसको उल्टा तरफ से अगर मैं उसको नहीं रुकता तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। सो मैंने ये क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि बैट्समैन ने उसको क्या किया, मान लो कि 4 मार रहा है, कभी जाते जाते बॉल रुक जाता है, बाउंड्री पहुंच नहीं पाता है, 4 ने ऐसा मारा कि बाउंड्री पहुंच ही नहीं पाया, कि बॉल अपने आप से रुक गया, कोई फील्डर उसको पकड़ा नहीं, बॉल अपने आप से रुक गया। तो आप बताओगे सर अभी तो यहाँ पे कोई आके फोर्स नहीं लगा, हाँ लगा रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अपोजिंग फोर्स उसमें लग रहा है, ताकि ये बॉल क्या है, रुक जाता है। सो दैट यहाँ पे एक्सटर्नल एफर्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट। या क्या होगा, कोई मतलब प्लेयर आके उसको क्या, इस बॉल को क्या होगा, रोक लेगा कि बाउंड्री पे पहुंच ही नहीं पाए। सो उस मतलब प्लेयर ने कुछ फोर्स लगाया होगा, ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा, ताकि बॉल को क्या है, रेस्ट में ले सके, मतलब बॉल को रेस्ट में लाया जा सके, ठीक है, समझ में आया बच्चों?
सो इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है जो जो क्या है, जो समझाता है कि किसी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह जाएगा, किसी चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में रह जाएगा, अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जाए इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। दैट मींस एक्सटर्नल कुछ फोर्स नहीं लगाया जाए तो ये जो पोजीशन में है, जो स्टेट में है, जो पोजीशन में है, वही पोजीशन में रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? आई होप क्लियर। सो डियर बच्चों, अगर मैं मतलब इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ इनर्शिया, तो मैं आपको समझा दिया। सो अगर आपका एक इनर्शिया का मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ? इनर्शिया द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का क्षमता, एक बॉडी में जो सक्षमता है उसमें क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ गिवन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड इनर्शिया। एक बॉडी का जो कैपेबिलिटी है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे, इसी कैपेबिलिटी को, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। यही आपका डेफिनेशन है। दूसरा और लिख के मैंने लिखा और, सो दूसरा मैं डेफिनेशन क्या दे सकता हूं? इट इज उल्टा करके मैं क्या बोल सकता हूं? अभी तो एबिलिटी बोला था, अभी बोल सकता हूं कि इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, it is the inability of a body to change its state of motion, to inability of a body to change its state of motion by itself। अपना जो मोशन है वो अपने आप से बदल नहीं सकता। किसी चीज मतलब मान लो कि ये बॉल, किसी ने किक मारा, ये बॉल यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है ये बॉल, तो इसका जो मतलब मोशन है, इसका जो मोशन है, अब मान लो कि ये जा रहा है बॉल, जब यहाँ पे आया तो अचानक एक प्लेयर फिर से उसको किक मारा तो उसका मोशन में क्या आएगा? चेंजेस आएगा, स्पीड में जा सकता है और स्पीड में जा सकता है। सो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये अपना जो स्टेट है वो अपने आप से बदल नहीं सकता। यही क्या, इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अभी डेफिनेशन आपने देख लिया और समझ लो, और थोड़ा चीज इसके बारे में समझ लेते हैं। इनर्शिया कौन सा चीज का ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया क्या चीज का ऊपर डिपेंड करेगा? इनर्शिया मान समझ लेना बच्चों, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस में डिपेंड करेगा? उसी ऑब्जेक्ट का मास का ऊपर डिपेंड करेगा। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। मान लो कि, सो समझने के लिए, ये 2 kg का एक पत्थर है, ये 10 kg का एक पत्थर है, ठीक है, ये 2 kg का और ये 10 kg का। इसको ये मान लो कि रेस्ट पोजीशन में है, दोनों रेस्ट पोजीशन में है। इसको मोशन में, ये दोनों को मोशन में लाने के लिए, मतलब 2 kg को एक बार और 10 kg को एक बार मोशन में लाने के लिए किसमें आपका फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? आप जो मतलब पुश कर रहे हो उसको, मतलब धकेल के लेके जाना चाहते हो, मोशन में लाना चाहते हो, मतलब यहां से उसको यहां लाना है, ठीक है। सो मान लो कि आप पुश कर रहे हो, सो किसमें ज्यादा पुश करना पड़ेगा? मतलब किसमें आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली भारी चीजों को हटाने के लिए एक जगह से दूसरा जगह आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा खर्च करना पड़ता है। क्या? एनर्जी, मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इनर्शिया किस में डिपेंड करेगा? मतलब इनर्शिया क्या इसमें, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? इनर्शिया क्या चीज में डिपेंड करेगा? इनर्शिया बॉडी का मास का ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज रेस्ट पे है, हम उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स, अगर भारी चीज है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मींस क्या? इनर्शिया किस में डिपेंड करता है? इनर्शिया उसी बॉडी का मास का ऊपर, कितना वजन है उसी का ऊपर वो डिपेंड करता है। इनर्शिया को और अच्छा से समझने के लिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? इनर्शिया को 3 भाग में भाग कर सकते हैं। क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, इसी वर्ड से ही आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, इसी चीज से आपको समझ में, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही कहता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, इट विल रिमेन इन रेस्ट पोजीशन अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल
फोर्स और इफेक्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा अगर हम लोग कोई फोर्स उसमें नहीं लगाते। सो इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो नहीं लिखते यार, ठीक है, अपने आप से लिखिए ना। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट is in rest position, it will remain in rest position unless it is affected by an external force. Inertia of motion क्या बोलता है? सेम आप लोग जो पढ़ चुके हैं, inertia of motion बोलता है कि कोई भी चीज अगर मोशन पे है तो वो मोशन में ही रह जाएगा unless it is affected by an external force। ठीक है, सो अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मेरे साथ, if inertia of motion state that if an object is in motion it will remain under motion unless it is affected by an external force. So inertia of direction, inertia of direction से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? inertia of direction क्या बोल रहा है? inertia मतलब किसी चीज का, मान लो कि ये बॉल इधर ये डायरेक्शन में जा रहा है, अभी इसको ये यहाँ पे आ गया, अभी इसको आप इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, सो आपको कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप सोच लो, ये अपने आप से उधर चला जाएगा क्या? अपने आप से कोई चीज अपने आप से डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? यहां से ही समझ लो ना, ये बॉल मैंने किक मारा, ठीक है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है और एक प्लेयर, ठीक है, मैंने किक मारा इसको, ये फ्रंट, ये क्या कर रहा है, ये बॉल यहां से स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, यहाँ पे गया। सो मेरा एक फ्रेंड इसको यहां से दौड़ के आया, यहाँ पे किक मारा इसी डायरेक्शन पे, तो बॉल इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये बॉल क्या अपने आप से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है? आप सोच लो ना, क्या कोई चीज अपने आप से डायरेक्शन चेंज कर सकता है? कभी भी नहीं। जब भी उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, जब भी उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, वो अपने आप से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। और इसी चीज को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम लोग कहते हैं। An object cannot change its direction by itself। ये अपने आप से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, सो फिर से मैं एक बार समराइज कर सकता हूं। इनर्शिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले दोनों आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड वाला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी चीज का डायरेक्शन अपने आप से बदल नहीं सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और किसी चीज का डायरेक्शन अपने आप से बदल नहीं सकता अगर हम लोग उसमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालते, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, सो डियर बच्चों, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन जनरली विल स्पीक दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन्स ने ही, सर आइजैक न्यूटन ने ही क्या ये लॉज दिए है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही क्या है, फोर्स का ऊपर ज्यादा काम किया है। ठीक है, सो न्यूटन ने क्या लॉज दिया? सो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन जितना भी लॉ है, ये तीन लॉज में दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग और एक चीज से जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया? अभी इसका मतलब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लोगे तो अब समझ में आएगा क्या ये इनर्शिया से मिलता जुलता है। ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until any external force is applied on it। इसी चीज में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो उसी चीज क्या है, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रह जाएगा और मोशन में होगा तो मोशन में रह जाएगा। ये क्या पहले जैसा जो इनर्शिया पड़े वही है ना। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरीबॉडी बोल रहा है कि
जो भी चीज, कोई भी चीज, ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, मोशन में है तो मोशन में रह जाएगा, अनलेस इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ न्यूटन ने बताया। ठीक है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकेंड लॉ छोड़ के थर्ड लॉ पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद में पढ़ेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हर मतलब एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन रहता है, और एक्शन का क्या, एक ऑपोजिट रिएक्शन रहता है। एक्शन मतलब क्या, मतलब यहाँ पे फोर्स का बात करते हैं। मतलब मान लो कि मैं एक क्रिकेट बॉल, मैं एक क्या बोलते हैं टेनिस बॉल को क्या करता हूँ, ये दीवार पे मारता हूँ उसको, ठीक है, थ्रो करता हूँ। क्या क्या होता है, ये बॉल क्या होता है, बाउंस बैक होके फिर आ जाता है। ठीक है ना, बाउंस बैक होके आ जाता है। क्यों आ रहा है, आने के लिए तो कुछ फोर्स चाहिए होगा, समझ रहे हो ना। ये बॉल को मैंने थ्रो किया, थ्रो करने से बॉल क्या हो रहा है, सेम जो डायरेक्शन में मैंने उसको थ्रो किया उसी डायरेक्शन से क्या हो रहा है, वो बाउंस बैक होके आ रहा है। ठीक है, वो एंगल बजाय करके, एंगल मेंटेन करके वो क्या करता है, उल्टा फिर से वापस आता है। सो मैंने एक फोर्स लगा के उसको थ्रो किया था। ठीक है, मान लो कि 1 न्यूटन फोर्स लगा के मैंने एक टेनिस बॉल को थ्रो किया। सेम वही समझ लेना बच्चों, सेम फोर्स से वो वापस क्या होता है, मेरे तरफ वो आता है। सो इस एवरी एक्शन में थ्रो किया, एक्शन वापस आ रहा है, क्या है, रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, ले लेते हैं, इस ब्रिक है, क्या ब्रिक का नाम था, राणा ब्रिक है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, F फोर्स अप्लाई किया, या F इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स मैंने इसका ऊपर अप्लाई किया। सो ये कांटेक्ट कहां पे फोर्स अप्लाई किया, इसी जगह पे मैंने क्या किया, इसी जगह पे मैंने ये ब्रिक का इसी जगह पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये ब्रिक मेरा हाथ में, मैं तो धक्का दे रहा हूं, मेरा हाथ में सेम ऑपोजिट एक फोर्स, ये 1 किलो न्यूटन सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से ये मेरा हाथ को भी। ठीक है, यही बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नहीं तो क्या, कोई भी चीज आसानी से मूव हो जाता। तो ये बॉल है, मान लो कि बॉल का ऊपर मैंने फोर्स लगाया F1। क्या होगा, बॉल ये मैं हाथ से लगा रहा हूं, समझ लो, धक्का दे रहा हूं, ये बॉल क्या होगा, मेरा हाथ में सेम एक फोर्स लगाएगा, कौन सा डायरेक्शन रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या रहेगा, मान लो कि फोर्स क्या लगा रहा है, F2, नेगेटिव, क्या मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, F1 क्या होगा, ये क्या बोलेगा, F1 इक्वल टू माइनस F2, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से। समझ में आया, इसी को क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Okay, dear बच्चों, so now second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to force and is directly change as that of force। क्या बोल रहा है, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरफ से चेंज हो रहा है, टाइम के कोरस्पोंडेंस, ये मोमेंटम कैसा चेंज हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के रेफरेंस में मोमेंटम कैसे चेंज होगा, कि ये प्रोपोर्शनल रहेगा कि हम उसमें कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसी फोर्स का ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो मोमेंटम जो होगा, ये डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ से होगा उसी तरफ से मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, मोमेंटम हम लोग पढ़े थे ना, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन along the direction of force, the direction of momentum will be, so got my point, the rate of change of momentum किसके साथ, directly proportional to force and directed
डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स, मतलब हम जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सेकेंड लॉ और एक बार समझ लो। सेकेंड लॉ क्या किसके बारे में बोलता है? सेकेंड लॉ मोमेंटम के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, मतलब टाइम मोमेंटम अगर p है, सो p बाई टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फोर्स। फोर्स का ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, एंड उसका मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहता है? जिस तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन पे लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? मोमेंटम के भी डायरेक्शन रहेगा। अभी थोड़ा सा देख लेते। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m। ठीक है, अंडर मोशन विथ वेलोसिटी u, मान लो कि ये अंडर मोशन में है, ये मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है। सो मोशन में है तो उसका वेलोसिटी क्या है? मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके जा रहा है? u इनिशियल वेलोसिटी के लेके जा रहा है। और फोर्स मैंने फोर्स क्या अप्लाई किया? मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और उसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया f, एंड ड्यू टू दैट फोर्स और मास m देयर इज ए velocity arises in that body, and that velocity, that is initial velocity, is u। उतना समझ में आ गया? सो यहाँ पे देख लो, मैं ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा से देख लो, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एंड इसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें क्या आया? एक वेलोसिटी आया, जो वेलोसिटी है ऑलरेडी u वेलोसिटी। ये वेलोसिटी लेके मान लो कि ये जा रहा है। आफ्टर कवरिंग टाइम t, ये टाइम t के बाद उसमें क्या हो जाएगा? और एक फाइनल वेलोसिटी आएगा। वो फाइनल वेलोसिटी क्या है? मान लो कि ये पोजीशन में आ जाएगा, इसके पोजीशन में आने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? v। फाइनल वेलोसिटी लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल V। सो इनिशियल, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है। इनिशियल मोमेंटम pi, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय pi। so pi initial momentum equal to what? Mass into velocity। so mass is there m, and velocity is here what? Initial velocity, that is u। ठीक है, so after covering time t, it will have final momentum। ठीक है, so final momentum is we know again momentum equal to mass into velocity, so here mass is same, that is m, and velocity is capital ये v। ठीक है, so v, let us represent it by final velocity। okay, so हम लोग ये क्या बोला था? rate of change of momentum is directly proportional to force। so force, that means ये जो momentum का जो change है किसके टाइम पे? ये टाइम देखो, पहले क्या था? u वेलोसिटी, पहले क्या इनिशियल मोमेंटम कितना था? m u। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? आफ्टर कवरिंग टाइम t, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m v। सो ये जो चेंज आया, ये जो मोमेंटम चेंज आया, ठीक है, सो ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। दैट मींस f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाय t। लेकिन क्या होगा? फाइनल से इनिशियल को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब फाइनल से हम लोग क्या करेंगे? फाइनल एक वेलोसिटी में पहुंच गया ना, सो फाइनल वेलोसिटी से हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया होगा उतना टाइम। सो ये क्या किसका चीज का ऊपर डिपेंड करेगा? ये आपका फोर्स का ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो देखो, अभी मैं ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को क्या किया? उठा दिया। सो उठा के मैं क्या लगा दिया? F इक्वल टू एक प्रोपोर्शन, इक्वल टू जब लगाया ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उठ के, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। सो दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज k। सो pf को मैंने क्या लिख दिया? pf को mb से लिख दिया, माइनस pi को p इनिशियल को mu से लिख दिया, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो यहां से हम क्या कर सकते हैं? f इक्वल टू k अपना है,
ये m जो है, ये ऊपर का जो m, इसमें भी m है, इसमें भी m है, ये m को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। सो बाहर निकाल दिया, रह गया क्या, b माइनस u डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। सो अच्छा से समझ लेना। सो देखो f इक्वल टू k मेरा है, ठीक है, m b है, और b माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ये क्या दर्शाता है, ये क्या है, ये क्या चीज का फॉर्मूला है। b मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। सो हम लोग ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सेम तरफ से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। सो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इक्वल टू 1 देन f इक्वल टू m इंटू a। सो ये क्या है, आपका फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पहले भी क्या लिखा था, जानते हैं क्या, फोर्स इक्वल टू ma। सो ये प्रूफ है कि ये सेकेंड लॉ का प्रूफ है, f इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स। ओके, सो ये तो हम लोग पूरा क्या किया, मोमेंटम लेके किया, लास्ट में क्या है, f इक्वल टू ma। सो प्रूव इट। ओके, सो और एक बार बोल देता हूं, सपोज क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और उस वो क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी f फोर्स अप्लाई करने के वजह से एक इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। सो आफ्टर कवरिंग टाइम t, ये m पोजीशन, ये और एक पोजीशन में गया, ठीक है, जिस जहां पे उसका वेलोसिटी क्या है, v। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी m इनटू u। फाइनल के लिए, फाइनल मोमेंटम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। सो हम लोग जानते हैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pf मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम क्या करते हैं, उठा देते हैं और रिप्लेस करते हैं एक इक्वल टू सिंबल से, तब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं। सो लेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी के। सो हम लोग इसका वैल्यू बैठा देते हैं, pf का वैल्यू m इंटू b, pi का वैल्यू क्या है, m इंटू a डिवाइडेड बाय टाइम। m को हम लोग बाहर, ब्रैकेट का बाहर निकाल लेते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स से, k इंटू m हो गया, और b माइनस u डिवाइडेड बाय t अंदर रह गया ब्रैकेट का अंदर। सो b माइनस u बाई t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो क्या लिख दिया, k m तो था, और एक्सीलरेशन से उसको b माइनस u t बाई t को एक्सीलरेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया। सो मान लो कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू 1 है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a। सो ये क्या दर्शाता है, फोर्स का, ये क्या है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। सो ये प्रूफ हो गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, with this I am concluding for today's class। ओके, अच्छा से पढ़ लो बच्चों, अच्छा से कॉपी में लिख के ये सब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आसान है, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लो एक बार, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।